of algorithm course. तो हम शुरू करते हैं। आप सब लोग स्क्रीन को भी देख रहे हैं और मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं? जी सर जी। यस सर। ओके जी। सो एल्गोरिथम की डिफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ा था कि इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट गाइड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं के अंदर अंडरलाइन है कि, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गारंटी का वर्ड है कि जब भी आप एल्गोरिथम को चल आपको गारंटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसमें से गारंटेड का वर्ड निकाल दे, नो मोर बी एन एल्गोरिथम बट रादर इट विल बी अ ह्यूरिस्टिक, जो कि टॉपिक भी है। और ग्रीडी जो है इज द ह्यूरिस्टिक, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो कौन से होते हैं? तो गुड एल्गोरिथम्स वो होते हैं दैट रन इन लेस एंड कंज्यूम लेस मेमोरी, आर कॉल्ड गुड आर 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 कॉल्ड एफिशिएंट एल्गोरिथम्स, जो कम टाइम ले और लेस मेमोरी को कंज्यूम करे। इस एल्गोरिथम को हम गुड एल्गोरिथम कहते हैं। बट एज कंपेयर टू द रनिंग टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट। कहते हैं कि कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और टाइम कम्प्लेक्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। So how to measure the efficiency of an algorithm? So the efficiency of an algorithm is a measure of resources consumed in solving a problem of size n. अगर कोई एल्गोरिथम है और उसका जो इनपुट साइज है वो एक n एलिमेंट्स का एक लिस्ट है, उसको प्रोसेस कर रहा है एज इनपुट, वो इन n एलिमेंट्स को ले कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है। रिसोर्सेज मींस द रिसोर्स वी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। n दो रिसोर्सेज है, एक तो टाइम है और दूसरी कंजम्पशन है। तो टाइम उसमें से ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कैन यूज द सेम टेक्निक टू एनालाइज द कंजम्पशन ऑफ अदर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, बट वी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टाइम। कहते हैं कि एक तरीका तो ये है कि रनिंग टाइम को मेजर करने के लिए हम जब एल्गोरिथम करते हैं तो उसके शुरू में हम एक सीपीयू टाइम ऑन कर दे और उसके एंड पे टाइम को ऑफ कर दे। तो इस तरह से, और फिर जब एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो तो उसका जो रनिंग टाइम है उसका डिफरेंस निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक्चुअल रनिंग टाइम, एक्चुअल सीपीयू टाइम आप कैलकुलेट। आगे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट करेक्ट? सो द आंसर इज नो। व्हाई इट इज नो? तो इसका आंसर जो है वो कमिंग फ्यू स्लाइड्स में आप लोगों को मैं कि एक्चुअल रनिंग टाइम को सेट करना क्यों जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर आप स्लाइड्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। तो हमारे पास फैक्टर्स है, डिफरेंट 6 फैक्टर्स हैं जो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को है। सबसे पहले जो है वो हार्डवेयर है कि जितना पावरफुल हार्डवेयर होगा उतना आपका एल्गोरिथम फास्ट होगा। throwing more and more hardware, throwing more and hardware is a dumb approach, so it is not a recommended solution. The next factor that influence the running time of an algorithm is operating system. कुछ operating system जो है वो फास्ट होते हैं, वो कुछ स्लो होते हैं। सो अगर आपका एल्गोरिथम स्लो चल रहा है, आप कहते हैं कि चलो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो रिकमेंडेड। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको चेंज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो दैट इन्फ्लुएंस द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, नेक्स्ट कंपाइलर। तो ये भी एक रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है कि एल्गोरिथम स्लो चल रहा है तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि कंपाइलर चेंज करते हैं। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन। अगेन, साइज ऑफ द इनपुट, आप कहते हैं जी ये जो एल्गोरिथम है इसका जो इनपुट
वो काफ़ी लार्ज है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम साइज ऑफ इनपुट को चेंज कर ले से हम कहते हैं कि हम आधी लिमिट करते हैं और आधी को छोड़ देते हैं। नो, सो इट इज आल्सो नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द इनपुट, कि आप नेचर ऑफ द इनपुट पे भी डिपेंड करता है एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास एक सिंपल बबल एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगर आपका लिस्ट बिल्कुल इन्वर्टेडली सॉर्टेड है तो आपको हर एक आइटम को स्वैप करना, तो जितनी ज़्यादा स्वैपिंग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे उतना ज़्यादा वो लगेगा एज कम्पेयर टू द पार्शियल सॉर्टेड लिस्ट, जिसमें जो पार्शियल आप स्वैपिंग करते हैं तो जाहिर बात है कम स्वैपिंग ऑपरेशंस होंगे तो कम टाइम। सो आप कहते हैं कि हम नेचर ऑफ द इनपुट को चेंज कर लेते हैं, तो आप नेचर ऑफ कर सकते हैं। जिस फॉर्म में आपको इनपुट गिवन है तो उसका आप जो है वो इनपुट चेंज नहीं कर सकते। द लास्ट वन, कि हमें एल्गोरिथम को देखना चाहिए। अगर आप प्रोग्राम जो है वो स्लो चल रहा है तो आपको एल्गोरिथम देखना चाहिए, लेकिन एल्गोरिथम को आप तब देख सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं जब आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है ये एल्गोरिथम एनालिसिस पर है, इसलिए जो एल्गोरिथम एनालिसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एल्गोरिथम्स की एनालिसिस नहीं कर सकते, आप स्लो और प्रोग्राम के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप फ़र्क नहीं दोनों में। तो जो लास्ट फैक्टर है वो है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को अगर हमारा क्वेश्चन है कि विच फैक्टर इम्प्रूव्ड, तो हमारा जो क्वेश्चन लास्ट फैक्टर है कि वी शुड इम्प्रूव द एल्गोरिथम। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम स्लो चल रहा है तो वी शुड इम्प्रूव द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम तब इम्प्रूव कर सकते हैं जब एल्गोरिथम की एनालिसिस कर सकते हो, और ये जो कोर्स है ये एल्गोरिथम एनालिसिस है। तो द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट साइज एंड नेचर ऑफ द इनपुट, कि जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना आपका जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा टाइम लेगा। नेचर ऑफ द इनपुट भी किसी हद तक डिपेंडेंट है, जिस तरह मैंने बबल सॉर्ट की एग्जांपल दे दी। बिल्कुल इन्वर्टेडली सॉर्टेड लिस्ट हो तो ज्यादा स्वैपिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जनरली टाइम ग्रोज विद साइज ऑफ द इनपुट, सो रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज। तो जब हम एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज हम उसको रनिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। रनिंग टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स और प्रिमिटिव और बेसिक ऑपरेशंस पर। कि रनिंग टाइम हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एल्गोरिथम के अंदर एक तो उसका इनपुट साइज देखते हैं और दूसरा जो है हम ऑपरेशंस देखते हैं या स्टेप्स देखते हैं कि एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स कितने हैं। ये दो चीज़ों के बेस पे हम एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं। एंड जो हम इन दो स्टेप्स के बेस पे जब हम एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ये कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज फ्रॉम द मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर भी आप लोगों को कमिंग मिल जाएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या जो एल्गोरिथम की एनालिसिस है, उसको एक तरीका ये है कि आप सीपीयू का एक्चुअल रनिंग कर ले, और हमने उसका आंसर था कि इज इट करेक्ट, तो उसका आंसर था वो हाउ। तो उसका आंसर आप लोगों को कमिंग फ्यू स्लाइड्स में मिल जाएगा और इसका वो फ्यू स्लाइड्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब मेरे साथ है, अटेंटिव है और फॉलो कर रहे हैं। तो Yes, sir. finding running time of an algorithm or analyzing an algorithm. So the running time is measured by the number of steps or basic operations performed. Steps means elementary operations like addition,
multiplication, like comparison, like assignment, or like array referencing, ये जो है वो बेसिक ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर आते हैं. Here the number of steps taken in terms of the input size, कि एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स है और हर स्टेप जो है वो कितने इनपुट साइज को प्रोसेस कर रहा है. इन दो चीजों के बेस पे हम एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे. ये एक एल्गोरिथम गिवन है एग्जांपल के लिए, ताकि आप लोग डेवलप हो जाए. एक सिंपल सा एल्गोरिथम है. इस एल्गोरिथम का जो नेम है वो है सम, या कोड है. तो सम, और इसको एज इनपुट हम दो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि एक जो है वो इंटीजर की एक एरे है, उसका साइज है, और इसका रिटर्न टाइप जो है वो एक इंटीजर है. फिर यहाँ पर एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं जीरो से. एक वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को हम जीरो से इनिशियलाइज. फिर एक फॉर लूप चल रहा है. फॉर लूप के अंदर अगेन मजीद 3 स्टेप्स हैं. एक जो है वो इनिशियलाइजेशन है, एक कंपैरिजन है, इंक्रीमेंटेशन है. फिर इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमारे पास एक सम का ऑपरेशन है कि हम यहाँ पर एरे की एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं. एंड में जब ये तमाम एलिमेंट्स जब हम आपस में ऐड कर ले तो उसका सम है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं. इसलिए इस एल्गोरिथम का या इस कोड का जो रिटर्न वो एक इंटीजर है. हाउ वी वुड एनालाइज दिस कोड, तो आप लोग देख ले कि इसके अंदर 8 स्टेप्स हैं. तो इस स्टेप को देख ले, पहले स्टेप को देख ले. इस स्टेप का 1, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ये ओनली वंस एग्जीक्यूट होगा. रियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है. फिर फॉर लूप के ऊपर हम आते हैं. 3 स्टेटमेंट्स हैं. ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी ओनली वंस इनिशियलाइज. अगर वंस इनिशियलाइज नहीं होगा और हर बार इनिशियलाइज होगा तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप के अंदर फिर जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर भी जो इनिशियलाइजेशन है वो ओनली वंस जो है इसकी एग्जीक्यूशन होती है. भी इसकी एग्जीक्यूशन भी ओनली वंस है. फिर ये हमारे पास कंपैरिजन है. ये हमारे पास वंस पर आइटरेशन चलेगा. अगर हमारे पास इन है तो ये n टाइम्स जो है या n-1 ये वाला कंपैरिजन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा. वन ऑपरेशन. इस तरह इंक्रीमेंटेशन है, ये भी वंस पर आइटरेशन. अगर हमारे आइटरेशंस है तो ये n आइटरेशंस परफॉर्म करेगा. इसके बाद हमारे पास जो है वो इक्वल का, ये वंस पर आइटरेशन है. एडिशन वंस पर आइटरेशन है. एरे रेफरेंस आइटरेशन है. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है ये वंस पर आइटरेशन है. और अगर हमारे पास है तो इसकी आइटरेशंस n टाइम्स होगी. और फिर एंड में हम इसका सम रिटर्न करते हैं. बाय डिफॉल्ट जो फॉर लूप का की बॉडी का जो स्कूप है कि जो आप लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं डाले तो ये वन स्टेटमेंट है. और जब ये लूप होगा तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और सम को रिटर्न करेगा. इसलिए इस स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन है वो ओनली वंस है. तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे 8 स्टेटमेंट्स, इस एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास 8 स्टेटमेंट्स हैं. एक हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख ले कि 1, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट, ये ओनली इसकी एग्जीक्यूशन ओनली वंस है. हमारे पास मजीद 5 स्टेप्स हैं. ये जो 5 स्टेप्स है ये वंस पर आइटरेशंस है फॉर लूप. अगर n आइटरेशंस है तो ये n टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होंगे. तो अब इसके टोटल जो वो कितने होंगे? वो होगा 5 हमारे पास n टाइम स्टेटमेंट्स, 5 हमारे पास n टाइम स्टेटमेंट्स है और 3 हमारे पास है जो वंस पर जो ओनली वंस है. तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन एल्गोरिथम. ठीक है, रिमेंबर इसको क्या क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, which is represented by f of n. The complexity function for this to process n element is 5n plus 3. 5n, अगर इसको हम देख ले 5
की ग्रोथ को अगर हम देख लें, तो अगर हमारे पास, अगर हम इनपुट साइज पास 10 है, तो इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स होंगे? तो इसके पास इफ द इनपुट साइज इज 10, तो ये टोटल कितने स्टेप्स होंगे? 50। 5 इंटू 10, 50 प्लस 3, 53। अगर इनपुट साइज को हम इंक्रीज करते हैं, हम 100 करते हैं, तो कितने ऑपरेशंस होंगे? 500। अगर मजीद हम इनपुट साइज को इंक्रीज करते हैं, कि इनपुट साइज को जाते हैं, तो 5003 स्टेप्स होंगे। और इसको अगर हम मजीद इनको अगर हम 1 मिलियन तक ले जाते हैं, तो ये 5 स्टेप्स होंगे। बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस ग्रोथ को देख रहे हैं कि एज द इनपुट साइज गेट्स लार्जर एंड लार्जर, +3 की जो सिग्निफिकेंस है, जो +3 की जो सिग्निफिकेंस है, वो कम हो रही है। यहाँ पर 53 में 3 की सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू 503। 503 में 3 की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कंपेयर 2003। और जितना हमारे पास इनपुट साइज बढ़ रहा है, 3 की सिग्निफिकेंस कम हो रही है। और रिमेंबर, जब हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, तो वी एज्यूम input size is as large as infinity. So if the input size is large, 3 becomes insignificant. ठीक है जी, 3 becomes insignificant. तो इस पर हम फॉर लार्ज इनपुट साइज इस 3 को पर हम इग्नोर करते हैं। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ठीक है, एज इन गेट्स लार्जर एंड लार्जर, जो 3 है इसकी सिग्निफिकेंस कम हो रही है। ठीक है जी। जब हमारे पास हम 5n को अगर हम देख ले, तो 5n में हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो सारे एक टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं है। ये इन n टाइम स्टेटमेंट्स को हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर देख ले, तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, जो जिस तरह ये कंपैरिजन है, ये इंक्रीमेंटेशन है, ये एरे रेफरेंस है, ये एडिशन है, ये इक्वल साइन है। तो इन तमाम की जो एग्जीक्यूशन टाइम है, इनके वो फर्क है, इसलिए इनको हम एक काम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। What is fundamental is that the time is linear in n, and this is called asymptotic time complexity. मैं फिर से रिपीट कर दूं कि asymptotic time complexity क्या है। As n gets larger and larger, concentrate on the bigger order terms. अब ये है कि drop the lower order terms like such as, इसको ड्रॉप कर ले, and also drop the constant coefficient of the highest order n. इसका जो constant coefficient है इसको भी ड्रॉप कर ले। तो कहते हैं दिस इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एसिम्प्टोटिक टाइम क्या है? एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एज इन गेट्स लार्जर एंड लार्जर, कंसंट्रेट ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। इसका मतलब क्या है कि ड्रॉप द लोअर ऑर्डर टर्म s+3 एंड ड्रॉप द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, सच एज 5 इन दिस। तो एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कहता है, और एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमें अप्रॉक्सीमेट रनिंग टाइम देता है एल्गोरिथम का, द एग्जैक्ट रनिंग टाइम। आप लोगों के जहन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सीपीयू टाइम है, उसका जो टाइम कैलकुलेशन है, फिर हम वो क्यों नहीं करते, रनिंग टाइम देते हैं, और हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करते जो हमें अप्रॉक्सीमेट रनिंग टाइम देते हैं। तो क्यों, ये क्यों? तो इस जो है वो कमिंग फ्यू स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। द 5+3 time bound is said to grow asymptotically. इसका जो ग्रोथ है वो asymptotically n की तरह, 5n+3 का जो टाइम ग्रोथ है वो asymptotically n की तरह है। ठीक है जी। इसलिए भी हम ये कांस्टेंट को और ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और लोअर ऑर्डर टर्म्स है, इनको हम ड्रॉप व्हेन द इनपुट साइज इज वेरी लार्ज, and this gives us an approximation of the complexity और ये हमें एल्गोरिथम का approximate running time
देता है। और लॉट्स ऑफ मशीन डिपेंडेंट डिटेल्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी था कि जब हम एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई? क्योंकि इसको हम मैनुअली बिफोर कोडिंग द एल्गोरिथम उसको हम है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की को कैलकुलेट करते हैं या हम एल्गोरिथम की एनालिसिस। तो जो दूसरा क्वेश्चन था कि इट इज इंडिपेंडेंट एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी रीजन ये है कि एल्गोरिथम एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हम मैनुअली कैलकुलेट। नेक्स्ट हमारे पास है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। हमारे पास 5 जो है वो 3 हमारे पास बेसिक एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है और टोटल हमारे पास 5 है। जो 3 मेन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो नोटेशन है वो है बेगो नोटेशन। बिग notation. It is used to represent the upper bound of। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बेगो जो नोटेशन है वो एल्गोरिथम के मैक्सिमम रनिंग टाइम को शो करता है। मैक्सिमम रनिंग टाइम को शो करता है, ठीक है जी, कि मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। नेक्स्ट है ओमेगा नोटेशन। नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। का मतलब यह है कि कम से कम जो है एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा। और थीटा नोटेशन है, या इट इज आल्सो कॉल्ड द टाइटर बाउंड। बाउंड्स को शो करता है, वो अपर बाउंड को भी शो करता है और लोअर बाउंड को भी शो करता है। थीटा नोटेशन मतलब अप्रॉक्सीमेट मतलब मैक्सिमम को भी शो करता है और मिनिमम रनिंग टाइम को भी शो करता है। इसमें दोनों बाउंड्रीज आ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि बेगो जो नोटेशन है इसका मतलब क्या है। बेगो कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बिग ओ। यहां पर हमारे पास 2 कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एन, एक जी ऑफ एन है। एफ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी फंक्शन अगर आप लोगों को याद हो पिछले में हमने डिस्कस किया कि कम्प्लेक्सिटी फंक्शन जिस तरह 5n+, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्सिटी फंक्शन था। तो यहां पर हम कहते हैं कि हमारे पास 2 कम्प्लेक्सिटी फंक्शन है, एक को हम एफ ऑफ एन कह रहे हैं और हम जी ऑफ एन कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जी ऑफ एन इज बेगो फॉर एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन इज द अपर बाउंड रनिंग टाइम फॉर एफ ऑफ। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एन विल ऑलवेज बी less than or equal to Cg of n, any constant and all sufficiently large n, या when n is greater than naught। n naught क्या है? ये एक थ्रेशोल्ड है। को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल हमारे 2 फंक्शंस है, एक है f of n और दूसरा है g of n। भी से कि g of n is big O for f of n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that f of n will always be less than or equal to n when n is greater than n naught। क्या है? ये एक थ्रेशोल्ड है कि जब आपका इनपुट इस थ्रेशोल्ड से बढ़ जाए तो आपका जो f of n होगा will always be less than or equal to g of n। क्यों? n इसका अपर बाउंड है, तो इस अपर बाउंड को एफ ऑफ एन क्रॉस नहीं कर सके। यहां पर मैं एक इस इमेज से मैं फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन हमारे पास 2 कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस हैं और कहते हैं कि जी ऑफ एन इज बिग ओ फॉर एफ ऑफ एन। तो इसका मतलब यह है कि एफ विल ऑलवेज बी लेस देन, ये आप
रहे हैं, इफ ऑफ n विल ऑलवेज बी लेस देन आर, यहां पर इस पॉइंट पे इक्वल है, आर इक्वल टू n when the input size n is then n naught, where n naught is a certain threshold value, और इस n naught से पहले when the input size is less n naught, तो यहां पर फ्लक्चुएशन हो सकती है, कभी if n डोमिनेट करेगा और कभी g of n डोमिनेट करेगा. Rate of n naught, or when the input size becomes larger than n naught, f of n will always be dominated by n because g of n is upper bound for f of n. मुझे उम्मीद है कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डेवलप हो रही है. मैं एक और एग्जांपल से आगे समझाने की इस डेफिनेशन को, कि तो आप लोगों को क्लियर है कि f g of n is big O for f of n, f of n will always be less than or equal to c g of n where greater than n naught. तो आप लोग का अब ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज दिस n. तो ये मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ. ये हम दो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शंस का ग्रोथ है. एक है हमारे पास g of n which is big O for this f of n. तो आप लोग देख रहे हैं तकरीबन 50 तक. इससे पहले अगर आप लोग देख लें तो कभी f of n डोमिनेट और कभी g of n डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जब हम 50 इनपुट साइज बढ़ जाता है तो g of n हमेशा डोमिनेट करता है. तो ये वो n नॉट है, ये वो थ्रेशोल्ड है. का इनपुट साइज इस थ्रेशोल्ड से बढ़ जाए तो g हमेशा डोमिनेट करेगा बिकॉज g of n इज बिग O फॉर f of. मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं. अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह चुकी है तो मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. जी, यहां पर देख ले कि यहां पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन से ये आपका g of n है विच इज बिग O फॉर. ठीक है, तो यहां पर के इनपुट साइज जब तक जो है वो 10 तक जो है वो n डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जब आपका इनपुट साइज 10 से ग्रेटर हो जाए, तो g of n डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा क्योंकि g of n इसका अपर बाउंड. मैं इस एग्जांपल को मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा. से फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर एग्जांपल है इसको दो एल्गोरिथम्स में डिवाइड कर लूँ. एक है हमारे एल्गोरिथम ए, और एल्गोरिथम ए की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ये है, और दूसरा है एल्गोरिथम बी की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n क्यूब है. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, तो आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए. यहाँ पर अगर हम इस डिफरेंट इनपुट साइजेस को हम यहाँ पर पुट करते हैं इनपुट साइजेस, अगर हम इनपुट यहाँ पर अगर हम रख ले कि इनपुट साइज इज इक्वल टू 5, तो जो पहला एल्गोरिथम है उसके कितने टाइम स्टेप्स लगेंगे, टाइम यूनिट्स लगेंगे. ये आपका n जो है वो 5 है तो ये 25 हो जाएगा, 20 to 10 तो इसकी 250 टाइम यूनिट्स लगेंगे. दूसरे एल्गोरिथम को देख ले तो इनपुट साइज हमारे पास 5 है तो क्यूब तो ये 125 हो जाएगा. तो 5 इज इक्वल टू 5. आपका कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, आपका एल्गोरिथम बी बेहतर है. ठीक है जी. मैं इनपुट साइज को इंक्रीज करता हूँ. इनपुट साइज को मैं अगर यहाँ पर 10 कर लूँ, ठीक है, तो 10 के केस में ये 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 10 तो 1000 टाइम यूनिट्स हो जाएंगे. ठीक है जी. और ये आपका बी जो है 10 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी 1000 टाइम यूनिट्स लगेंगे.
इन दोनों पॉइंट्स पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एल्गोरिथम इक्वल हो जाएंगे पॉइंट पे, और ये वो हमारा जो इन-नॉट है, जो थ्रेशोल्ड है, ये वो थ्रेशोल्ड। इसके बाद एल्गोरिथम बी जो है वो हमेशा डोमिनेट करना शुरू, when the input size is greater than when the input size is greater than 10, तो फिर एल्गोरिथम आपका बेहतर होगा जी। देन 10, तो आपका कौन सा एल्गोरिथम बेहतर होगा? आपका ये वाला एल्गोरिथम बेहतर होगा, ठीक है जी। तो आपका एल्गोरिथम एज बेहतर होगा, और हम कंसिडर करते हैं कि द इनपुट साइज इज लार्ज। तो जब इनपुट साइज काफी लार्ज हो तो ये वाला एल्गोरिथम हमेशा इसका टाइम, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, और इसकी टाइम ये क्यूबिक टाइम कम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की, बी जो है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है, तो एल्गोरिथम नहीं होगा एज कम्पेयर टू एल्गोरिथम ए। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ हैं। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए हम आगे मूव करते हैं। ओके जी, मैं फिर से एल्गोरिथम को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम कहें कि f of n and g of n are two complexity functions, and we say that g of n is big O for f of n. f of n, ये वाला जो f of n है, will always be less than or equal g of n when n is greater than n naught, size is greater than n naught। तो इस केस में n naught जो है वो 60 है। इस 60 से आप जब बढ़ेगा तो ये वाला एल्गोरिथम जो है ये हमेशा ये डोमिनेट करेगा। अगर मैं फिर से अगर इनको मैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स कहूँ, इसको एल्गोरिथम ए, इसको एल्गोरिथम बी कहूँ, और मैं कह दूं कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, तो जो एल्गोरिथम जिसका पावर कम है एल्गोरिथम है। लीनियर टाइम एल्गोरिथम का मतलब यह है कि जितना इनपुट बढ़ाते हैं तो उतना आपका रनिंग टाइम बढ़ेगा। इनपुट साइज करेंगे तो आपका रनिंग टाइम भी जो है वो डबल होगा, और ये क्वाड्रेटिक टाइम है। अगर इनपुट साइज को आप डबल करेंगे तो रनिंग टाइम में इंक्रीज आएगा, ठीक है जी। और जब आपका यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट है 0.05 n स्क्वायर के साथ, और इसके साथ 3 जो है, इस यहाँ तक फॉर n इक्वल टू 60 ये वाला एल्गोरिथम बेहतर है। और जब द इनपुट साइज बिकम्स ग्रेटर देन 60 तो फिर ये वाला एल्गोरिथम बेहतर होगा, ठीक है जी। तो क्योंकि और हम एज्यूम, जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम की, तो हम एज्यूम करते हैं कि कम्प्लेक्सिटी है, आपका जो इनपुट साइज है दैट विल बी एज लार्ज। तो इसलिए जब आपका इनपुट साइज बढ़ जाता है तो फिर ये जो कांस्टेंट को इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसकी वजह से भी हम इन कोएफिशिएंट्स को हम ड्रॉप करते हैं एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी में, ठीक है जी। तो आपका जो लीनियर टाइम एल्गोरिथम बेहतर होगा एज कंपेयर टू द क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम जी। ओके जी, जब हम बिगो है तो बिगो का मतलब ये है कि आप किसी एल्गोरिथम की मैक्सिमम को शो करते हैं। अगर ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है 1n-3 और हम कहे कि इसकी वो n क्यूब है, ठीक है जी, तो लॉजिकली तो ठीक है कि ये एल्गोरिथम जो है कभी भी n क्यूब से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन बट द अप्रोक्सीमेशन शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। Approximation should be as close as possible. Better approximation क्या है कि drop the lower order term like -3 and drop the constant coefficient. तो इसकी जो time complexity है वो order A, and it is a best approximation for the given complexity function or for given algorithm. जब हम asymptotic time complexity कैलकुलेट करते हैं कि drop the terms and the constant factors, like drop this lower order term
this constant coefficient, we are left with only order n. इस तरह हमारे पास 8 n square log n plus 5 n square plus n. तो इन तीनों में दो फैक्टर, जो सबसे ज्यादा फैक्टर है वो क्या है, वो n square log n है। तो n square log n का जो है वो इसके साथ ये बाकी जो ये छोटे फैक्टर्स हैं तो इनको ड्रॉप कर ले, और आप इस कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को भी ड्रॉप, और इस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन का या इस एल्गोरिथम की जो बेगो है वो है n square log n। नेक्स्ट जो है वो बेगोमेगा नोटेशन है। तो बेगोमेगा नोटेशन जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि बेगोमेगा किस चीज को कहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सुन रहे हैं। यस सर, अब सही हो रहा है। यस नहीं, कहीं पर मेरी आवाज ब्रेक हुई थी या इस तरह कोई मसला आया था? यस सर, वो भी कौन नोटेशन में थोड़ा। यस सर, ये आवाज का मसला है, कभी कभी ब्रेक हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया थोड़ा आया था जी। तो बहरहाल जहां पर तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में की शुरू में आप लोग फिर क्वेश्चंस, ठीक है जी। हम आगे मूव करते हैं, मूव कर ले आगे। हेलो, यस सर, कर ले। Okay, यस सर, यस और big omega notation. So if we want to calculate the minimum running time of an algorithm, we use the omega or big omega notation. It is used to express the lower bound of an algorithm or the minimum running time of an algorithm. और इसकी definition बिल्कुल जो big omega है उसकी opposite है, कि अगर हम कहें कि f of n और g of n हमारे पास दो complexity functions है, और we say g of n is big omega for n, तो इसका मतलब ये है कि f of n will always be greater than n will always be greater than or equal to c when the input size n is greater than n naught। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो g of n है वो ओमेगा है, वो बिग ओमेगा है f of n का, या मिनिमम रनिंग ऑफ f of n। तो इसका मतलब ये है कि अगर f g of n दो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन हो और हम कहें कि g of n इज बिग ओमेगा n और g of n इज लोअर बाउंड फॉर f of n, तो इसका मतलब ये है कि always be greater than or equal to cg of when the input size n is greater than n naught। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही है। The next is big theta. So if we wish to express the tighter bound theta notation, कि अगर हम ये कहें कि g of n कि ये बंदा अभी जो है वो लॉगिन हुआ है। ओके जी, तो अगर हम ये कहें n is the tighter bound for f of n, तो इसका मतलब ये है that g of n is expressing, or g of n is upper bound for f of n, and n is lower bound for f of n with two constants c1 and c2। ये आप लोग देख रहे हैं f of n का जो ग्रोथ है वो टाइटर बाउंड के बीच में है। ठीक है जी, लोअर बाउंड और एस अपर बाउंड के बीच में है। मींस इसका मतलब ये है f of n हमेशा, अब क्योंकि g of n टाइटर बाउंड है फॉर f of, तो f of n हमेशा g of n के अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन n नॉट, इसके अपर बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं करेगा और इसके लोअर को भी क्रॉस नहीं करेगा। व्हाट डज ऑल मीन? अगर हम कहते हैं कि g of n is tighter bound for f, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that f of n and g of n grow at asymptotically। ठीक है, इन दोनों का ग्रोथ जो है वो सेम हो। अगर हम कहें कि g of n is big O for f of n, तो इसका मतलब ये क्या
इसका मतलब ये है that f of n is asymptotically slower growth g of n। और अगर हम ये कहें कि g of n ओमेगा फॉर f of n, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है f of n is asymptotically faster growing than g of n, क्योंकि g of n उसकी बोल रही है अब। तो इन तमाम तीनों नोटेशंस का जो मतलब है वो which notation do we use, हमें को यूज करना चाहिए, क्वेश्चन है। तो चूंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं जो है वो क्वेश्चंस पे नहीं आऊंगा, खुद आंसर दे देता हूं कि टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर एल्गोरिथम व्हिच ऑफ द थ्री यूज, सो वी शुड यूज द बेगो नोटेशन बिकॉज computer scientists we generally like to express our algorithm as Bego. We would like to know the upper bound of an algorithm. हमें एल्गोरिथम के अपर बाउंड होना चाहिए, हमें एल्गोरिथम्स के मैक्सिमम रनिंग टाइम का पता चाहिए, इसलिए हम जो है ज्यादातर बिगो नोटेशन को यूज। व्हाई? बिकॉज इफ वी नो द वर्स्ट केस देन वी कैन एम टू इम्प्रूव इट एंड आर इट। ठीक है जी, अगर हमें एल्गोरिथम के का वर्स्ट केस क्या है? मैक्सिमम रनिंग, जिसके लिए एल्गोरिथम मैक्सिमम रनिंग टाइम, तो उसको वर्स्ट केस कहते हैं। तो वर्स्ट केस का अगर हमें पता हो तो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं या नहीं, या कर सकते हैं या नहीं। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों के साथ जो है अहमद फराज ब्लॉक के फर्स्ट साइंस डिपार्टमेंट में क्लास ले रहा हूँ, क्लासरूम में, मैं क्लासरूम के अंदर आता हूँ, पहले तो मैं लेट पहुंचता हूँ, किसी मीटिंग से मैं लेट आता हूँ, और मैं जो है वो दौड़ दौड़ के क्लास में आता हूँ, और जो ही मैं दरवाज़ा ओपन कर तो मेरा माता दरवाजे के साथ जो है वो लग जाता है। फिर जब मैं क्लास में आता और मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मैं तो चार्जर जो है वो ऑफिस में बुलाया हूँ। मैं चार्जर के लिए फिर क्लास से दौड़ता हूँ और दरवाजे के करीब पहुँचता हूँ, कोई स्टूडेंट आता है, दरवाजे को खोलता है ज़ोर से और फिर मेरे हो जाता है। फिर जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि जो चार्जर है वो में है और चाबी मैं घर में भूल आया हूँ। ठीक है जी, और इस किस्म की सिनेरियो है। और जब रूम में वापस पहुँचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा लैपटॉप ही गायब है। तो ये एक वर्स्ट केस है। अगर मुझे ये पता होता कि 2 दफ़ा जो है वो मेरा जो है वो दरवाजे के साथ माता लगेगा और या ये है मेरा लैपटॉप ही गायब होगा, तो मैं कभी चार्जर को लेने ना जाता। दिस इज का सो हमें वर्स्ट केस का पता होना चाहिए। इसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन है, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो है वो काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, तो और ये जो एक स्लाइड पूरे 1 घंटे का स्लाइड है, तो तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोग लेक्चर को ले लें, एडवांस में पढ़ लें, और फिर आप लोगों को अगर कोई मुश्किलात हो तो नेक्स्ट क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले आप लोग क्वेश्चंस पूछ लें, है वो हम इस नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे मुश्किल जो ठीक है सर। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की कोर्स में वो ये कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है। ख्याल में हम 23rd स्लाइड पे हम पहुंच गए हैं। स्लाइड्स जो है इस कोर्स इस लेक्चर के अंदर 42 है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर, क्योंकि नेक्स्ट जो ये वाला स्लाइड है ये पूरे 1 घंटे का सिर्फ ये एक स्लाइड है, तो हम स्टॉप करते हैं। और मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, और आप लोग क्वेश्चंस हैं तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेता हूँ।